हाय, मैं अमित वर्मा जो आपके सामने 12th क्लास का एक नया टॉपिक जो पहला वाला चैप्टर है आवर्त बीजी पादपों में जनन। आज अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि पौधों के अंदर कैसे जनन होता है, क्या होता है जनन, आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं, किस प्रकार से एक पादप के द्वारा अनेक पादपों का निर्माण होता है, क्या होता है पादपों में कि वो जनन किस प्रकार से करते हैं, नए पादप का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पादपों में फल बनते हैं या जो पुष्प बनते हैं, वो सारा अपन आज इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी साथ जुड़े रहें और जो मेरा जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें ताकि नया जो वीडियो आए वो आपको मिलता रहे सबसे पहले। अब अपन पढ़ते हैं आवर्त बीज पादपों में जनन। अपन पढ़ते हैं आवर्त बीज पादपों में जनन। देखो जो जो प्लांट जो क्लासिफिकेशन है क्या चीज़ है, जो पादप जो जगत का जो वर्गीकरण है, क्या है पादप जगत का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में जो पादपों को देखो किस किस समूह में बांटा। एक बांटा था शैवाल में, कौन से जगत में, शैवाल में। दूसरा ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में। और फिर तीसरा बांटा टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में। और जो चौथा बांटा एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। और जो पांचवा बांटा वो जिम्नोस्पर्म में, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जो पादप जगत को 5 वर्गों में बांट दिया गया है, 5 जगतों में बांटा। अब देखो जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवर्त बीजी। क्या मतलब होता है, आवर्त बीजी। ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावर्त बीजी। क्या होता है, अनावर्त बीजी। जो आवर्त बीजी जो पादप जगत है वो क्या होता है, अपने पादप जगत का, किसका, पादप जगत का सबसे बड़ा जगत होता है या सबसे बड़ी फैमिली होती है, अपन इसके बात करें तो। ठीक है, या सबसे बड़ा वर्ग बोलें, सबसे बड़ा। और जो सबसे छोटा जो जगत होता है वो कौन सा होता है, अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी क्या होता है, सबसे छोटा। ठीक है, तो अपन आज पढ़ क्या कर रहे हैं, आवर्त बीजी पादपों में जनन की है क्या, ये आवर्त बीजी क्या होते हैं, किस प्रकार से ये जनन करते हैं। तो पहले अपन आवर्त बीजी की बात करते हैं। देखो आवर्त बीजी पादप, आवर्त बीजी पादप, ये जो आवर्त बीजी पादप है, देखो नाम देखो आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है, आवरण। क्या होता है, आवरण। ठीक है, बीजी मतलब बीज, बीजी का मतलब बीज। ठीक है, तो इसका हो क्या गया, बीज के ऊपर आवरण, किसके ऊपर, बीज के ऊपर आवरण। तो कहने का मतलब वे पादप, कहने का मतलब क्या है, वे पादप जिनके बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उन्हें आवर्त बीजी पादप कहते हैं। देखो आवर्त बीजी पादप किसको बोलते हैं, वे पादप जिनके बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, उसे आवर्त बीजी पादप कहते हैं। जैसे जो बीज के ऊपर आवरण पाया जाए उसको अपन कह सकते हैं बीजावरण। क्या कह सकते हैं, बीजावरण। ठीक है, जो बीजों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, बीजावरण। अब इसकी अपन इंग्लिश की बात करें, ग्रीक भाषा की बात करें, जैसे एंजियोस्पर्म, जैसे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो जगत थे, तो अपन एंजियोस्पर्म, इसके क्लासिफिकेशन की बात करें अपन तो एनजीओ, ठीक है, ये ग्रीक शब्द है, जैसे एनजीओ। ठीक है, और एक आता है स्पर्मा, एनजीओ, और एक आता है स्पर्मा। एनजीओ का मतलब क्या होता है, कवर्ड, मतलब कोई आवरण। क्या होता है, कवर्ड मतलब आवरण। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, स्पर्मा का क्या होता है, सीड। ठीक है, तो सीड के ऊपर क्या है, कवर है, सीड के ऊपर क्या है, कवर, मतलब कोई आवरण आ गया, तो मतलब
आवर्तबीजी पादप मतलब कवर्ड सीड, ठीक है, कवर्ड सीड। अब जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं ये तो हो गए आवर्तबीजी पादपों की बात। अब अपन पढ़ रहे हैं जनन, आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब देखो जनन क्या होता है, ठीक है। जनन हम पर बात करें, पूरी सृष्टि में अपन जानते हैं कि जैसे कोई भी एक जीव है, जैसे एक्स वाई जेड कोई भी एनिमल मान लो चाहे पादप मान लो, सभी पादपों का एक लक्षण होता है। सभी पादपों का क्या होता है, एक लक्षण। तो क्या लक्षण होता है कि कोई भी जीव अपने सम्मान संतति उत्पन्न करता है। अपने सम्मान क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है, ठीक है। सभी जीवों में होता है, जो सृष्टि में जो भी जीव हैं उन सभी जीवों में क्या होता है, एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जो अपने समान एक नया जीव उत्पन्न करे। और इसी को, उसी लक्षण को अपन क्या कहते हैं, जनन। तो जनन क्या होता है, जो भी जीव होते हैं उनका मुख्य लक्षण क्या होता है, जनन करना। अब तो जनन की सही डेफिनेशन, सही परिभाषा कैसे देंगे अपन, कि जीव में पाए जाने वाला वह लक्षण या वह क्षमता जो अपने समान नई संतति उत्पन्न करे, जो अपने समान नई संतति उत्पन्न करे, उसे अपन क्या कहते हैं, जनन, ठीक है। तो आवर्तबीजी पादप क्या करते हैं, जनन करते हैं। आवर्तबीजी पादप क्या करते हैं, जनन करते हैं, कि आवर्तबीजी पादप जनन करके अपने समान नए पादप का निर्माण करते हैं। अब देखो थोड़ी सी अपन बात इसकी करें कि भाई जो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं जनन किसकी सहायता से करते हैं, क्या है उनके अंदर, आवर्तबीजी पादपों के अंदर ऐसा क्या होता है जो जनन करने लायक हो। जैसे अपन पादपों में बोलें तो पादपों में मुख्य जनन अंग के रूप में क्या पाया जाता है, पुष्प। मुख्य जनन अंग के रूप में क्या पाया जाता है, पुष्प। पादपों के अंदर अपन बात करें, पादपों के अंदर, ठीक है, कौन से पादपों के अंदर, आवर्तबीजी पादपों के अंदर, ठीक है। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर या कोई भी एक्स वाई जो जेड जो भी प्लांट है उनके अंदर जो जनन करने का वाला जो भाग होता है, उस जनन करने वाले भाग को क्या कहते हैं, पुष्प, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पादप के जननिक भाग को क्या कहते हैं, तो जननिक भाग को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं, ठीक है। अब जो पुष्प की अपन बात करें, आवर्तबीजी पादप के पुष्प की बात करें, तो पुष्प की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले बोलें कि पुष्प के अंदर, अभी मैं संरचना बनाऊंगा पुष्प की, थोड़ा सा अपन जान ले पुष्प के बारे में क्या होता है। कि पुष्प में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं पुष्प में, दो भाग। एक तो होता है सहायक सहायक भाग या चक्र, ठीक है, सहायक भाग या चक्र। और दूसरा होता है आवश्यक। कौन सा होता है, आवश्यक चक्र, या अपन इस आवश्यक चक्र को बोलते हैं जननिक भाग। कौन सा भाग, जननिक भाग। सहायक चक्र या आवश्यक चक्र या जननिक भाग। अब देखो जो ये आवश्यक चक्र होता है, कौन सा होता है, आवश्यक चक्र। इस आवश्यक चक्र में देखो क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं। आवश्यक चक्र के कितने भाग होते हैं, दो भाग। अब देखो दो भाग कौन कौन से होते हैं। पहला भाग होता है बाह्य दल। पहला कौन सा होता है, बाह्य दल, ठीक है। पहला कौन सा भाग होता है, बाह्य दल, ठीक है। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, अभी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है दल। पहला भाग कौन सा हो गया, बाह्य दल, और दूसरा कौन सा हो गया, दल। ये जो बाह्य दल होता है, ठीक है, उसको अपन, जो बाह्य दल होता है इसका, इसको अपन हाँ सॉरी, इसको अपन इंग्लिश में सेपल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेपल। और इसको बोल सकते हैं पेटल। क्या बोल सकते हैं, पेटल। अब ये जो बाह्य दल हो गई, ये तो इकाई हो गई, सिंगल इकाई, मतलब एकल इकाई का नाम हो गया। क्या नाम हो गया, बाह्य दल किसका हो गया, एकल इकाई नाम हो गया। अब इसका यदि संयुक्त रूप से बाह्य दल, बहुत सारे बाह्य दल हों, बहुत सारे क्या हों, बाह्य दल हों, उसको अपन बोलते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज, ठीक है। यदि बहुत सारे हों, बहुत सारे का मतलब जैसे पूरे पादप के मतलब जो पुष्प है उसके चारों तरफ आवृत रहते हैं, ये आवरण बनाए रखते हैं। तो यदि ये
यूनिट मतलब इकाई, इकाई तो क्या हो गई इसकी, बाह्य दल, और ये संयुक्त रूप से हो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। ऐसे ही दल, तो एकल इकाई का नाम तो क्या हो गया, दल, और यदि ये किसमें हो, संयुक्त रूप से खूब सारे हों, उनको अपन बोलते हैं दलपुंज। उनको क्या बोलते हैं, दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। अब देखो फिर अपन इसकी, ये तो हो गए सहायक चक्र। तो पादपों में ध्यान रखना, पुष्प होते हैं, जो पादपों के जो पुष्प होते हैं उनके अंदर दो चक्र होते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। जो सहायक चक्र होता है वो क्या होता है, सहायता करता है। अब भाई इसका नाम सहायक, इसका थोड़ा सा अपनी इसकी बात करें, इसका नाम सहायक और इसका आवश्यक चक्र ही क्यों रखा, क्योंकि ये जो अपन बात क्या करें, पुष्प, पुष्प मतलब जननिक भाग की, किसकी बात, जननिक मतलब जनन करवाने लायक। तो जो जनन में जो सहायक होते हैं, क्या होते हैं, जो जनन में जो सहायक होते हैं, तो उनका तो नाम दे दिया सहायक चक्र। और जनन में इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब उनके द्वारा ही जनन होगा, वो ही करता धरता है सारे, तो उनको नाम दे दिया अपन ने आवश्यक चक्र। और देखो सहायक चक्र में कौन थे, सहायता करने वाले, बाह्य दल और दल। बाह्य दल को, बाह्य दल को अपन इकाई, एकल इकाई कहते हैं, और यदि ये बहुत सारे हो तो उसको बाह्य दल पुंज। और दल होता है तो दल को एकल इकाई कहते हैं, लेकिन ये संयुक्त हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दल पुंज। अब देखो अपन बात करते हैं पुष्प मतलब आवश्यक चक्र की। आवश्यक चक्र में क्या होते हैं, अपन बात करें देखो आवश्यक चक्र, तो जो आवश्यक चक्र है, कौन है, जो आवश्यक चक्र हैं, आवश्यक चक्र। अब देखो जो आवश्यक चक्र हैं इसके भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है नर भाग, कौन सा भाग होता है, नर भाग। और जो दूसरा भाग होता है उस, वो कौन सा होता है, मादा भाग। नर भाग और मादा भाग। नर जो भाग होता है, जिसको अपन ऐसे कह सकते हैं, नर जनन अंग। क्या कह सकते हैं, नर जनन अंग। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मादा जनन अंग। कि वही पुष्प का एक अंग हो गया जो नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है। अब उसमें जो नर भाग होता है, तो नर भाग की अपन बात करें तो नर भाग में जो इकाई है इसकी, क्या है, इकाई। तो इकाई है, जैसे नर भाग को अपन बोलेंगे पुमंग, क्या बोलते हैं, पुमंग इकाई को। लेकिन ये संयुक्त रूप से हो तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, पुंकेसर। संयुक्त रूप से हो तो उसको क्या बोलेंगे, पुंकेसर। ठीक है। और ये, या आप कह सकते हो, और इसको मादा भाग को अपन क्या बोलते हैं, जायांग। और इसकी जो अकेला है उसको, इकाई है उसको बोलेंगे अंडप। इकाई को अंडप और इसकी इकाई को पुंकेसर। पुंकेसर मिलकर बहुत सारे पुंकेसर मिलकर पुमंग, और अंडप मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं। जैसे अब अपन स्ट्रक्चर की बात करें, पादप है तो इसके पुष्प संरचना की अपन बात करें, किसकी बात करें, पुष्प संरचना। ठीक है। पुष्प संरचना की अपन बात करते हैं तो मैं आपको पुष्प संरचना अपन बनाते हैं फिर इसकी बात करेंगे। जैसे, और एक पुष्प के अंदर ही सारी संरचना, मतलब पूरा का पूरा लेसन समाया हुआ है एक पुष्प की संरचना में ही। तो संरचना आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ आना चाहिए आपको। इस प्रकार से पुष्प की संरचना यहाँ पर इस प्रकार से पुष्प की संरचना में, तो ये पुष्प की संरचना में अपन बना रहे हैं इस प्रकार से संरचना, ये दो बना देते हैं अपन। ठीक है।
ये इस प्रकार से अपन इसको कलर पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पुष्प संरचना। अब देखो इस पुष्प संरचना में होता क्या है, देखो एक चीज है, एक मिनट, ये पुष्प संरचना में क्या हुआ, इस प्रकार से। अब देखो इसके अपन भागों की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, भागों की। तो देखो ये ये तो हो गया बाह्य दल, कैसा हो गया, बाह्य दल, ठीक है। इकाई का नाम, ये जो ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो वाला भाग है जो रंगीन है, उसको अपन बोलते हैं दल, क्या बोलते हैं, दल। अब एक चीज देखो, आपने देखा होगा जो पादप होते हैं, ठीक है, पादपों के अंदर जो बाह्य दल होता है वो हरे रंग के होते हैं, कैसे होते हैं, हरे रंग के, इस प्रकार से, ठीक है। किस प्रकार के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक पादप की बात करूं, जैसे मेरे पास एक पादप अवेलेबल है, तो उसकी मैं बात करूं, और ये जो दल होते हैं वो रंगीन होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, हरे रंग के, कैसे होते हैं, हरे रंग के, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, रंगीन, कैसे होते हैं, रंगीन। अब देखो अपन इसकी बात करें पहले बाह्य दल की, हरे रंग के होते हैं। अब भाई पादपों में हमेशा ध्यान रखना, पादपों में जहाँ पर हरा रंग आ जाए तो इसका मतलब वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो पादपों में जहाँ पर भी हरा रंग आ जाए तो वो वाला भाग क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो बाह्य दल ऐसे आ जाए, एक देखो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पुष्प का वह कौन सा भाग है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो पुष्प का कौन सा भाग है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो रही है, बाह्य दल के द्वारा, या बाह्य दल पुंज के द्वारा। अब देखो ये जो बाह्य दल पुंज होते हैं वो पुष्प के चारों तरफ आवृत रहते हैं, ठीक है। जैसे इस पादप में देखो, ये जो फूल दिख रहा है, फ्लावर दिख रहा है, उसमें देखो ये वाले, ये जो ग्रीन ग्रीन जो संरचना दिख रही है, ये वाली, ये जो ग्रीन संरचना दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, बाह्य दल दिख रही है ना, तो इसको बोलते हैं बाह्य दल, ये चारों तरफ है, ठीक है। तो इन बाह्य दल का काम क्या है, पूरे पादप को या पूरे पुष्प को आवृत रखने का, चारों तरफ से आवरण रख रहे हैं। तो ये एक तो क्या कर रहे हैं, पुष्प को देखो, ये हो गए दल, जो कलर हो गया, मतलब ये दल रंगीन होते हैं, ठीक है, ये जो कलर हो गए। अब इन दलों को चारों तरफ से आवृत रखने का काम किसका हो रहा है, बाह्य दल का, किसका हो रहा है, बाह्य दल का। तो बाह्य दल क्या काम करते हैं, दलों को इधर उधर नहीं घूमने देते, चारों तरफ स्थिर रखने का काम करते हैं। फिर अपन इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा कि पुष्प में जो बाह्य दल होता है उसमें प्रकाशन क्रिया संपन्न होती है। दल की बात करें तो दल जो होता है, दल क्या होता है, रंगीन होते हैं। अब कोई भी चीज़ रंगीन है, ठीक है, तो रंगीन है तो पुष्प में ये जो रंगीन भाग है वो क्या काम करता है, परागण में सहायक होता है। किस में सहायक होता है, परागण में सहायक, किस में सहायक होता है, परागण में सहायक होता है। अब देखो अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, परागण क्या होता है, परागण। अब देखो परागण क्या होता है कि पुष्प हैं, ठीक है, तो सिंपल सिंपल लैंग्वेज आप पढ़ के आए थे, मतलब 11th में 10th में जो भी छोटी क्लासों में पढ़ के आए थे कि एक पुष्प के पराग कणों का, जैसे ये एक पुष्प है, ठीक है, ठीक है, और ये मानो दूसरा पुष्प है यहाँ पर, तो एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। और परागण के द्वारा क्या होता है, पुष्प में जनन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, परागण की क्रिया होनी चाहिए।
ठीक है। तो एक पुष्प के द्वारा या एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब ये देखो, परागण, परागण में सहायक होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि ये जो रंगीन होते हैं, क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। और भाई कीट यदि आकर्षित होंगे तो कीट पुष्प के ऊपर आकर बैठेंगे, कीट पुष्प के ऊपर आकर बैठेंगे और पुष्प से क्या लग जाएंगे? जो उनके लघु बीजाणु है या जो परागकण है वो लग जाएंगे उनके पंखों के या पैरों के, और वो परागकणों को दूसरे पुष्प के ऊपर लेके चला जाएगा। तो दल क्या काम करते हैं? कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं और परागण में सहायक होते हैं। अब देखो, जो अपन इसकी बात करते हैं, दूसरा अपन आवश्यक चक्र की बात करते हैं। आवश्यक चक्र देखो क्या होता है। ये तो हो गए सहायक चक्र में, किसमें हो गए? सहायक चक्र में दोनों। अब ये जो अंदर हैं, ये जो दो भाग हैं, ये दोनों भाग किसमें हो गए? आवश्यक चक्र में। ये तो सहायक चक्र में और ये आवश्यक चक्र में। ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं नर भाग। क्या बोलते हैं? नर भाग। ठीक है। या अपन बोले पुमंग। क्या बोले? पुमंग। नर भाग को क्या बोले? पुमंग। ठीक है। अब जो पुमंग होता है, या अब अकेला है, अकेले को तो अपन पुंकेश्वर बोलेंगे, लेकिन दो दो तीन कितने भी आ जाए उनको अपन क्या बोलेंगे? पुमंग। ये जो अंदर वाला जो भाग है उसको अपन बोलते हैं मादा भाग, मादा भाग। और मादा भाग को आप जानते हो क्या बोलते हैं? जायांग। अब देखो, उनको नर भाग और मादा भाग, नर भाग और मादा भाग क्यों कहते हैं? जैसे अपन मानव के अंदर बात करें, ठीक है, मानव में जैसे नर की बात करें तो नर पुरुष अपन क्या बोलते हैं? नर को क्या बोलते हैं? पुरुष। ऐसे ही मादा को अपन क्या बोलते हैं? स्त्री। ठीक है। तो पुरुष क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुरुष में क्या होता है? शुक्राणु बनता है। पुरुष में क्या बनते हैं? शुक्राणु। या अपन कैसे कैसे कहते हैं, मानव में जो नर होता है उसमें नर युग्मक बनते हैं, और नर युग्मकों को शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मकों को क्या कहते हैं? शुक्राणु। और जो स्त्री होती है, ठीक है, जो मादा होती है उसमें मादा युग्मक बनते हैं, और मादा युग्मक को अपन क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। ऐसे इसमें देखो, इसको नर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नर युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? नर युग्मक। और इसमें क्या बनते हैं? मादा युग्मक। ठीक है। नर युग्मक। ठीक है। तो नर युग्मक का क्या नाम है? लघु बीजाणु। नर युग्मक को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक है। लघु बीजाणु और अंडाणु। ये अंडाणु बोल सकते हो या अंडकोशिका बोल सकते हो। एग सेल। क्या बोल सकते हैं? एग सेल, अंड कोशिका। ठीक है। अब देखो, एग सेल। ठीक है। अब इसमें ये तो होगी कि पुष्प के बारे में क्या क्या, मतलब ये जो संरचना आपको याद होनी चाहिए। और अब जो पुष्प है, अब देखो, ये जो पुष्प के अंदर ये जो फूली हुई संरचना है, क्या है? फूली हुई संरचना। अब फूली हुई संरचना देखो, इसमें भी देखो, जो ये पुष्प दिख रहा है, इस पुष्प में भी देखो ये फूली हुई संरचना दिख रही है यहाँ पर, ये वाली। ठीक है। इस फूली हुई संरचना को अपन बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ठीक है। कि अपन थोड़ा सा हिंदी में भी अपन पढ़ते हैं, जो मुहावरे वगैरह पढ़ते हैं उनमें पढ़ते हैं पुष्पासन। पुष्प का आसन है जिस पर, पुष्प का आसन है जिस पर, उसको अपन क्या बोलते हैं? पुष्पासन। और पुष्पासन से तो सारे भाग जुड़े हुए हैं। सारे भाग जुड़े हुए क्यों जुड़े हैं? क्योंकि पुष्पासन में भोजन संचित होता है। पुष्पासन में क्या होता है? भोजन संचित, जिसके कारण सारे के सारे भाग इससे भोजन लेके रहते हैं। और नीचे एक ये डंठल नुमा भाग जाता है। देखो, इस पुष्प में अपन बात करें, ये जो नीचे डंठल नुमा भाग जा रहा है, ये भाग नीचे जा रहा है। ठीक है। इस डंठल नुमा भाग को, ये वाले भाग को, ठीक है, इस वाले भाग को, इस वाले भाग को अपन बोलते हैं पुष्पवरंत। क्या बोलते हैं? पुष्प
वरंत। जो क्या काम करता है, पुष्प वरंत क्या काम करता है, पुष्प को शाखा से जोड़ने का काम में करता है। ठीक है, तो ये पुष्प की संरचना आपको समझ में आई होगी। अब देखो थोड़ा सा हाई लेवल 2-3 क्वेश्चन है इसमें से, कि हाई लेवल तो नहीं कह सकते लेकिन क्वेश्चन है कि बाह्य दल और ये दल दोनों क्या होते हैं कुछ पादपों में कि हरे ही होते हैं। जैसे दल भी हरा होता है, दल भी क्या होता है, हरा, और बाह्य दल भी हरा। तो ऐसी अवस्था को, दोनों हरे हों, दल भी हरा हो और बाह्य दल भी क्या हो, हरा हो, ऐसी अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, परिदल। क्या बोलते हैं, परिदल या दलाब। कि दल और बाह्य दल दोनों क्या होते हैं, हरे, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, परिदल या दलाब। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें कि एक पादप है मुसेंडा, मुसेंडा, क्या नाम है, मुसेंडा, याद रखना मुसेंडा। इस इस मुसेंडा पादप में, किसमें, मुसेंडा पादप में क्या होता है, जो बाह्य दल होता है वो गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग का, किसमें, मुसेंडा में। तो ये अपवाद है, क्या है, एक एक प्रकार का अपवाद है। तो इस अपवाद को याद रखना इम्पोर्टेंट है कि मुसेंडा में बाह्य दल कैसे होते हैं, गुलाबी रंग के। अब देखो पुष्प के अंदर क्या क्या होता है, अब उसकी अपन डिटेल से बात करते हैं। पहले अपन बात करेंगे किसकी, नर वाले भाग की। पहले किसकी बात करें, नर वाले भाग की। कि देखो नर भाग, ठीक है, नर जनन अंगों की बात करते हैं। किसकी, नर जनन अंगों की बात करते हैं। ठीक है, नर जनन जो अंग हैं उसमें देखो पहला होता है पुमंग। पहला क्या होता है, पुमंग या पुंकेसर। कौन सा होता है, पुंकेसर। ठीक है, और दूसरा पुंकेसर। ठीक है, को काटते हैं तो आगे अपने को इसके अंदर मिलते लघु बीजाणु धानी। क्या मिलती है, लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु के अंदर होते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु, ठीक है, तो लघु बीजाणु, अब यहाँ पर पढ़ते हैं अपन लघु बीजाणु जनन, कि भाई जनन किस प्रकार से लघु बीजाणु बने भाई, लघु बीजाणु जनन की किस प्रकार से लघु बीजाणु बनते हैं। और फिर अपन पढ़ते हैं कि भाई लघु बीजाणु में नरयुग्मक कैसे बनते हैं, लघु बीजाणु में नरयुग्मक कैसे बनते हैं। तो उसको बोलते हैं नर युग्मोद भिद जनन, नरयुग्मोद भिद जनन। ठीक है, पुमंग हो गया, लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु और लघु बीजाणु जनन, और फिर जनन, और फिर नरयुग्मोद्भिद जनन। अब देखो क्या होता है इसका याद करने की एक सिंपल ट्रिक बताऊं। पुमंग है, पुमंग या पुंकेसर, पुमंग के अंदर धानी पाई जाती है। पुमंग के अंदर क्या पाई जाती है, धानी। धानी मतलब एक थैला, थैले जैसी संरचना हो, बैग। ठीक है, थैले जैसी संरचना हो। तो पुंकेसर के अंदर क्या पाई जाती है, धानी। ठीक है, धानी में बनते हैं लघु बीजाणु। धानी में क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। ठीक है, वो लघु बीजाणु किससे बने, जनन होने से। लघु बीजाणु किससे बनते हैं, जनन होने से। ठीक है, और फिर जनन होने के बाद में क्या बने, उन लघु बीजाणुओं के अंदर क्या बने, नरयुग्मक। उनके अंदर क्या बने, नरयुग्मक। तो पुंकेसर में धानी पाई गई, धानी में बीजाणु थे, बीजाणु कैसे बने, जनन के द्वारा। जनन के द्वारा बीजाणु बनते हैं, तो बीजाणु के अंदर क्या बने, नरयुग्मक। अब देखो अपन पुंकेसर की बात करें, किसकी बात करें, पुंकेसर की। पुंकेसर होता क्या है, ठीक है, तो इस प्रकार से पादप में पुंकेसर, ये वाली ऐसे, ठीक है, ऐसे क्यों बना रहा हूँ मैं,
क्योंकि जो अधिकांश जो पादप होते हैं, ठीक है, तो अधिकांश पादपों में या आवर्तबीजी पादपों में द्विकोष्ठी परागकोश या द्विकोष्ठी पुंमंग या परागकोश पाए जाते हैं। जैसे ये एक पूरी संरचना तो क्या होगी, पुंकेसर, पूरी संरचना क्या होगी, पुंकेसर। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो ये वाला जो भाग है, इस भाग को अपन बोलते हैं परागकोश, परागकोश, ठीक है। और फिर जैसे अपन और फिर दूसरा ये जो भाग है, इसको बोलते हैं पूतंतु। क्या बोलते हैं, पूतंतु, परागकोश और पूतंतु, ठीक है। जिसको परागकोश को एंथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है। और इसको बोलते हैं फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। एक यहाँ पर योजी उत्तक होता है, क्या होता है, योजी, जो क्या काम करता है, परागकोश को पूतंतु से जोड़ने का काम करता है। अब देखो, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें जो परागकोश होते हैं, ठीक है, वो होते हैं द्विकोष्ठी। क्या होते हैं, द्विकोष्ठी है। 2 कोष्ठक होते हैं या 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। जैसे 2 कोष्ठक, एक इधर वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, द्विकोष्ठीय परागकोश, ठीक है। तो आवर्तबीजी पादप में क्या पाया जाता है, द्विकोष्ठीय परागकोश, ठीक है। अब जो ये द्विकोष्ठीय परागकोश होता है, जैसे अपन इसमें इसमें अपन बात करते, देखो ये पूतंतु यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो परागकोश को पूतंतु क्या काम करता है, पुष्पासन से जोड़ने का काम में करता है, ठीक है, याद रखना। और अब देखो परागकोश इसमें है, सॉरी, हाँ, परागकोश, परागकोश देखो, कोश का मतलब कोई खाली जगह हो, कोश का मतलब क्या होता है, कोई खाली जगह। इस परागकोश का, जैसे ये परागकोश है, इस प्रकार से मैं बनाऊं, ये परागकोश, इस परागकोश की यदि टीएस काटें, अनुप्रस्थ काट, ट्रांजिशन सेक्शन, ठीक है, तो टीएस काटते हैं, तो टीएस काटते हैं तो देखो इसके अंदर इस प्रकार से 4 चैम्बर प्राप्त होते हैं। कितने चैम्बर प्राप्त होते हैं, 4 चैम्बर प्राप्त होते हैं इस प्रकार से, ऐसे, ऐसे ये 4 चैम्बर, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यदि द्विकोष्ठीय परागकोश का टीएस काटें अपन, ठीक है, तो टीएस काटने से कितने चैम्बर प्राप्त हुए, 4 चैम्बर। इन 4 चैम्बर को अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी या परागपाली, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी या परागपाली, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो इस प्रकार से द्विकोष्ठीय परागकोश का टीएस काटते हैं तो 4 लघु बीजाणुधानी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई एक कोष्ठीय परागकोश का टीएस काटे तो कितनी धानियाँ प्राप्त होंगी, तो याद रखना, एक कोष्ठीय में 2 धानियाँ, द्विकोष्ठीय में 4 धानियाँ और बहुकोष्ठीय में बहुत सारी धानियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई परागकोश की बात, ठीक है। देखो मैंने अभी पहले ही बताया था कि पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी, ठीक है। तो ये लघु बीजाणुधानी। अब देखो लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें अपन, किसकी, लघु बीजाणुधानी की संरचना की बात करें, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आ गया लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। थोड़ी सी अपन संरचना बना लेते हैं इसकी, लघु बीजाणुधानी की संरचना इस प्रकार से, मैं इस संरचना में ही बता दूंगा आपको, इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। तो ये जो लघु बीजाणुधानी है, तो लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, इसमें 4 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं, 4 परतें, ठीक है। पहली तो होती है एपिडर्मिस, पहली कौन सी होती है,
एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोडर्मिस, दूसरी कौन सी होती है? एंडोडर्मिस। तीसरी होती है मिडिल लेयर, तीसरी कौन सी होती है? मिडिल लेयर, मध्य परत। और चौथी होती है टेपेटम, चौथी कौन सी होती है? टेपेटम। ठीक है, बाह्य परत, अंतस्थ परत, मध्य परत और टेपेटम। अब देखो, ये जो बाहर वाली जो ये परत है, सबसे बाहर आती है परागकोश में, जैसे अपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये सबसे बाहर है, इसको अपन बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस देखो, कोई भी XYZ किसी की भी एपिडर्मिस हो, वो क्या काम करती है? सुरक्षा का काम करती है। किसका काम करती है? सुरक्षा का काम करती है। फिर देखो, एपिडर्मिस सुरक्षा का काम हो गया। फिर इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे इस प्रकार से 3-4 परतों में ऐसे ऐसे यहाँ पर 3-4 परतों में क्या पाई जाती है? एंडोडर्मिस। क्या होती है दूसरी परत? एंडोडर्मिस। ठीक है, क्या पाई जाती है? एंडोडर्मिस। अब देखो, एंडोडर्मिस सबसे इम्पोर्टेंट, अपन एंडोडर्मिस इसमें, और एक टेपेटम। ठीक है, यदि माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो इन्हीं दोनों से आते हैं। 12th क्लास की बात करें तो अपन एंडोडर्मिस और टेपेटम की। अब देखो, एंडोडर्मिस होती क्या है? ये मेन तो होती है, ये मोटी परत होती है। क्या होती है? मोटी परत। ठीक है, मोटी परत होने के साथ साथ ये आर्द्रताग्राही होती है। क्या होती है? आर्द्रताग्राही। कि जो भी आर्द्रता है, जो कि चारों तरफ जो भी आर्द्रता है, नमी है, उस नमी को सोखने का काम करती है, जिसके कारण ये मोटी होती है। सोखने का काम करती है, जिसके कारण ये क्या होती है? मोटी होती है। और आर्द्रताग्राही होने के साथ साथ इसमें एक चीज हो रहा है, इसमें क्या होता है? एल्फा सेलुलोज। क्या होता है? एल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। किसका जमाव होता है? एल्फा सेलुलोज का। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एंडोडर्मिस में किसका जमाव होता है, तो याद रखना एल्फा सेलुलोज का जमाव होता है। ठीक है, ये जो परत है, इस परत का काम क्या होता है? कार्य क्या होता है? ये पराग कणों के स्फुटन में सहायक होती है। पराग कणों के स्फुटन स्फुटन में सहायक। और परागकण, परागकण क्या होता है? लघु बीजाणु। परागकणों को क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणु। तो इसका कार्य क्या हो गया? परागकणों के स्फुटन में सहायक होती है। अब देखो, स्फुटन में सहायक कैसे होगी? देखो कि ये जो परत है, ये परत यहाँ से यहाँ तक आती है, फिर ये जगह छोड़ देती है। आगे वाले देखो, ये जगह छूट रही है, ये वाली छूट रही है ना, ये जगह। इधर भी ऐसे ही होगी। यदि इधर भी अपन बात करें तो ये भी यहाँ तक, ये भी यहाँ तक, तो यहाँ पे जगह छूट रही है इस जगह पर। ठीक है, इन जगहों को बोलते हैं स्टोमियम। क्या बोलते हैं? स्टोमियम। ठीक है, या ओस्ट। ठीक है, ओस्ट, यहाँ पर ओस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ओस्ट कोशिकाएं, स्टोमियम सेल्स पाई जाती हैं, स्टोमियम कहते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, स्टोमियम किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो क्या होता है स्टोमियम, पहले तो इसको समझो कि जो एंडोडर्मिस, लघु बीजाणुधानी में जो एंडोडर्मिस है, जिस स्थान पर नहीं पाई जाती, जिस स्थान पर नहीं पाई जाती एंडोडर्मिस, सॉरी, एंडोडर्मिस की परत जिस स्थान पर नहीं पाई जाती, उन स्थानों को क्या कहते हैं? स्टोमियम कहते हैं। उन स्थानों को क्या कहते हैं? स्टोमियम। और इन स्टोमियम वाले भाग में क्या पाई जाती हैं? ओस्ट सेल्स। ठीक है, स्टोमियम सेल्स। अब देखो कि अभी अपन ने बोला परागकणों के स्फुटन में सहायक होती हैं। अब जब ये नमी नहीं मिले, एंडोडर्मिस परत को नमी नहीं मिले, तो ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है।
क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने पर ओस्ट कोशिकाओं में क्या हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। ओस्ट कोशिकाओं में क्या हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, और उसी खिंचाव के कारण ये फट जाती है यहाँ से। ओस्टियम क्या हो जाती है, यहाँ से फट जाती है, जिसके कारण अंदर के जो परागकण है वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो स्टोमियम, ध्यान रखना, स्टोमियम किसको बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी के अंदर एंडोडर्मिस की परत जिन स्थान पर नहीं पाई जाती उन स्थानों को क्या कहते हैं, स्टोमियम कहते हैं। और स्टोमियम भाग से क्या होता है, परागकणों का स्फुटन होता है, परागकण बाहर निकलते हैं। लेकिन कौन सी परत परागकण में, परागकणों के स्फुटन में सहायक है, एंडोडर्मिस। अब देखो तीसरी परत की अपन बात करें, मिडिल लेयर। तीसरी कौन सी होती है, मिडिल लेयर। ये 2 से 3 परतों में पाई जाती है, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। ऐसे यहाँ पर होती है मिडिल लेयर, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, ये मिडिल लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर मेन होती है टेपेटम। यहाँ पर जैसे मैं नाम दूँ, यहाँ पर कौन सी हो गई, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर 2 से 3 परतों में होती है। बाद में थोड़ी सी ये परिपक्व होते हैं लघु बीजाणु, तो ये नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब इसके अंदर पाई जाती है लघु बीजाणु धानी। अभी अपन बात कर रहे थे, ये जो परत हो गई, वो परत कौन सी हो गई, टेपेटम। कौन सी परत हो गई, टेपेटम। देखो जैसे अपन इसकी यहाँ पर बात करें, ये परत कौन सी हो गई, चौथी परत टेपेटम। कौन सी हो गई, टेपेटम हो गई। अब इस टेपेटम परत, जो ये टेपेटम परत है, ये मेन क्यों है, देखो मेन अपन लघु बीजाणु धानी की बात कर रहे हैं। जो ये कोष्ठक होते हैं, इन कोष्ठकों को 4 कोष्ठक मिलते हैं, 4 चैम्बर को अपन क्या बोल रहे हैं, लघु बीजाणु धानी। जैसे अब ये जो 4 मिले, 1 2 3 और 4, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, लघु बीजाणु धानी। क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, लघु बीजाणु धानी। इस लघु बीजाणु धानी में अभी अपन ने पढ़ा था क्या क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। क्या बनते हैं, लघु बीजाणु। तो यहाँ पर होते हैं लघु बीजाणु, यहाँ पर क्या होते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है। अब यहाँ पर जो लघु बीजाणु होते हैं, तो वो लघु बीजाणु बनेगा अपन लघु बीजाणु धानी में। अब देखो टेपेटम का काम क्या है। इस टेपेटम को अपन बोलते हैं पोषक स्तर, पोषक परत या पोषक स्तर, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि टेपेटम क्या काम करती है, लघु बीजाणु को पोषण देती है। किसको, लघु बीजाणु को। लघु बीजाणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। कौन भाई, टेपेटम, ठीक है। तो याद रखना, टेपेटम को पोषक स्तर भी कहते हैं, क्योंकि ये लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करने का काम करती है। अब देखो जो टेपेटम होती है, ठीक है, और भी इसके कार्य अभी अभी पे अपन पढ़ेंगे, लेकिन टेपेटम के प्रकार पूछ लेते हैं। मतलब थोड़ा सा पूछ लिया जाता है इनके प्रकारों में भी। तो टेपेटम के प्रकारों की बात करते हैं अपन। तो जो टेपेटम होती है, जो आवृत्ति, जो मतलब जो पादप होते हैं, उनमें इसके प्रकारों को देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ टेपेटम, ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है। टेपेटम कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। पहली होती है अमीबीय, पहली कौन सी होती है, अमीबिया टेपेटम, ठीक है। तो या अमीबिया को अपन बोलते हैं पेरी प्लाज्मोडियल। अमीबिया को क्या बोलते हैं, पेरी प्लाज्मोडियल टेपेटम, ठीक है, पेरी प्लाज्मोडियल टेपेटम। और दूसरी होती है स्त्रावी टेपेटम। कौन सी होती है, स्त्रावी टेपेटम, या इस स्त्रावी को अपन कह सकते हैं ग्रंथिल टेपेटम। क्या बोलते हैं, ग्रंथिल टेपेटम, ठीक है। तो कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की टेपेटम होती है, अमीबिया टेपेटम और स्त्रावी टेपेटम। अब देखो अमीबिया टेपेटम क्या होती है, कि जो जीवद्रव्य होता है, इनमें देखो टेपेटम बनती है। तो टेपेटम की जो कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं,
जो कोशिकाएं होती है वो एक बहुकोशिकीय होती हैं, ठीक है। फिर इनका आगे से आगे विभाजन होता रहता है। तो अमीबिया जो टेपेटम की जो कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिकाएं क्या काम करती हैं, जैसे ये कोशिका के अंदर उसका जीव द्रव्य है, तो ये जीव द्रव्य को एक साथ बाहर निकाल देती हैं। जीव द्रव्य को क्या कर देती हैं, एक साथ बाहर निकाल कर इस जीव द्रव्य को लघु बीजाणुओं को दे देती है। इस जीव द्रव्य को किसको दे देती है, लघु बीजाणुओं को, क्योंकि अभी अपन ने बोला टेपेटम पोषक पोषक परत होती है, पोषण का काम करती है, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, किसको दे देती है, लघु बीजाणुओं को दे देती है, ठीक है। एक साथ ही दे देती है, तो एक साथ दे देती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, अमीबिया। ये जो अमीबिया जो टेपेटम है, ठीक है, ये पाई किस में जाती है, एक अपन ने नाम सुन रखा है टाइफा, क्या नाम, टाइफा ड्रोसेरा, टाइफा और ड्रोसेरा, ये इसमें कौन सी पाई जाती है, अमीबिया टेपेटम। अब देखो, अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, अधिकांश जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, स्त्रावी प्रकार की टेपेटम पाई जाती है। अब देखो स्त्रावी प्रकार की ये क्या होती है, कोई भी स्त्रावी, अपन यदि मानव के अंदर स्त्रावी ग्रंथियों की बात करें, तो ग्रंथि अपने में से थोड़ा स्त्रावन करती है, फिर रुक जाती है, फिर स्त्रावन करती है, फिर रुक जाती है, मतलब धीरे धीरे स्त्रावित, एक साथ नहीं करें, ठीक है, धीरे धीरे जीव द्रव्य को स्त्रावित करे, ठीक है। तो वो इसमें तो क्या हो रहा था, एक साथ स्त्रावित, और इसमें जीव द्रव्य का स्त्रावण धीरे धीरे होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्त्रावी टेपेटम, ठीक है। और ये जो स्त्रावी टेपेटम होती है, किसमें पाई गई भाई, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में। अब देखो जो स्त्रावी जो टेपेटम होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाई जाती हैं, वसा की, क्या पाई जाती हैं, वसा की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। तो पहले तो क्या पाई जाती है इसमें, वसा की गोलाकार संरचना, ठीक है। तो वसा की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है किसमें, स्त्रावी प्रकार की टेपेटम में, ठीक है। और उन जो गोलाकार जो संरचनाएं होती हैं, जो गोलाकार जो संरचनाएं होती हैं, उन गोलाकार संरचनाओं को अपन कहते हैं प्रोयूबिस संरचना। क्या कहते हैं, प्रोयूबिस संरचना, या अपन इनको ऐसे बोल सकते हैं यूबिस कण, क्या बोलते हैं, यूबिस कण, ठीक है। तो टेपेटम क्या काम करती है, टेपेटम का देखो पहला काम कौन सा था, पोषण प्रदान करना, दूसरा काम शॉर्ट में आप लिख सकते हो यूबिस कणों का स्त्रावण करना, किसका स्त्रावण करना, यूबिस कणों का स्त्रावण करना, ठीक है। अब देखो यूबिस कणों का स्त्रावण क्या होता है, स्त्रावी प्रकार के टेपेटम में वसा की गोलाकार संरचनाएं, उन गोलाकार संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, प्रोयूबिस संरचना, ठीक है। और उन्हीं को अपन कहते हैं यूबिस कण। ये देखो यूबिस कण क्या होते हैं, स्पोरोपोलेनिन का, किसका, स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण करती है, किसका स्त्रावण करती है, स्पोरोपोलेनिन का स्त्रावण करती है। जो स्पोरोपोलेनिन है, ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ये क्या है, एक प्रकार का कठोर कार्बनिक प्रतिरोधी भाग होता है, क्या होता है, कठोर कार्बनिक प्रतिरोधी भाग होता है, कठोर कार्बनिक प्रतिरोधी भाग होता है। अब प्रतिरोधी भाग होता है जिसके कारण मतलब कठोर कार्बनिक भाग है, जैसे अपने शरीर में कठोर भाग की अपन बात करें, तो दांतों के ऊपर पाया जाने वाला इनेमल होता है, अपने शरीर में क्या होता है, दांतों पर इनेमल सबसे कठोर भाग। पादपों में आ जाए, कभी भी पादपों में आ जाए कि भाई पादपों में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो लघु बीजाणु के ऊपर पाए जाने वाला स्पोरोपोलेनिन का आवरण, किसका आवरण, स्पोरोपोलेनिन का आवरण, ठीक है। प्रतिरोधी भाग होता है, मतलब इसके ऊपर जो तेज प्रकाश आ जाए, या जो एसिड हो जाए, अम्लीय वर्षा वगैरह या अम्ल आ जाए, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसका, ताप, प्रकाश, मतलब तो
ताप प्रकाश जो भी है, एसिड वगैरह, अम्ल वगैरह आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस परोफ्लोरिन का काम हो गया, जो कि ये क्या है, पादप जगत का सबसे कठोर भाग। क्या है, पादप जगत का सबसे कठोर भाग होता है। कौन, स्पोरोपोलिन। और ये जो स्पोरोपोलिन है, इसी स्पोरोफोलिन के द्वारा ही जो पादप होते हैं, ठीक है, जो पादप होते हैं उनके जो लघु बीजाणु होते हैं वो कई वर्षों तक बने रहते हैं, कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कहने का मतलब सुरक्षित रखा जा सकता है। किसके कारण भाई, क्वेश्चन आ जाएगी भाई, ऐसे कौन से कार्बनिक पदार्थ के द्वारा लघु बीजाणु को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किसके द्वारा रखा जा सकता है, स्पोरोपोलिन के द्वारा। तो स्पोरोपोलिन मेन है। तो टेपेटम का दूसरा क्या काम था, यूवी कणों का स्त्रावण करना। और एक और होता है टेपेटम का ही IAA हार्मोन स्त्रावित करना, इंडो एसिटिक एसिड का स्त्रावण करना। ठीक है, तो ये टेपेटम खत्म। अब अपन इसकी लघु बीजाणु की बात करेंगे। अब जो अपना जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ये तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। आप ज़रूर पॉइंट को अपना जो वीडियो है इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नए टॉपिक मिलते जाएं। धन्यवाद।